नमस्कार दोस्तों। आप सबने देख लिया होगा कि जो ऐसे का पेपर कल यूपीएससी ने लिया है, जिसने भी नहीं देखा है देखा है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है इस बार जो ऐसे के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए, जो ऐसे के टॉपिक्स थे वो कैसे थे, कितने टफ थे, कितने इजी थे, किस तरीके से लिखना है, क्या इंटरप्रिटेशन था, क्या डायमेंशन उन्होंने रखा या फिर उन्होंने जहां से उठाया क्या हमें भी केवल वही डायमेंशन रखना है, हम क्या अपने कितने ओपन डायमेंशंस रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये सारी चीजें अपन इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मुझे आप जानते ही हैं, आप सब लोग चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये है यूपीएससी 2021 ऐसे पेपर एनालिसिस। अपन ऐसे अभी पढ़ेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसके आगे सबसे पहली तो चीज देखो कि अपने ट्रैक जो है यूपीएससी का चल रहा है इस समय। पिछले 2 3 4 सालों से बोलूंगा मैं, तो यूपीएससी वही ट्रैक बना के रख रही है। जिनको ऐसे के पेपर के बारे में पता नहीं उनको बताया तो वो 250 मार्क्स का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर होता है और 2 सेक्शन होते हैं उसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों में ही से आपको एक एक ऐसे का पेपर लिखना होता है, एक एक ऐसे लिखना होता है, पेपर नहीं, एक एक ऐसे लिखना होता है। दोनों 125 मार्क्स के होते हैं। वर्ड लिमिट अराउंड ऐसी मानी जाती है 900 टू 1100 के बीच में वेरिएशन होता है, इतना आपको लिखना है। ठीक है। कुछ लोग 1200 भी लिख लेते हैं, कुछ लोग दोनों जो ऐसे हैं वो 1200 के भी लिख लेते हैं, कुछ लोग 900 तक भी सीमित रह लेते हैं। ठीक है। इससे कम आप करते हैं तो थोड़ा सा मतलब इम्प्रेशन इज नॉट गुड बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट थिंग्स। तो ये तो है बेसिक आइडिया। और मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर इन दिस पेपर। द ओनली थिंग इज are do you comprehend, do you understand what exactly यूपीएससी want to know from you? क्या आप समझते हैं कि यूपीएससी जो है जो आपसे चाहती है वो क्या है क्या नहीं है, ये सब जो चीजें हैं, ये आपको ऐसे के पेपर में प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज है कि हम जीएस के बाकी पेपर्स में, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि एक जीएस का अगर पेपर 1 की बात करूं तो उसमें हम कम से कम 4 महीने मेहनत करते हैं मिनिमम। उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, उसमें सोसाइटी भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है। 4 महीने में चारों टॉपिक कवर नहीं होते, मैं बता दूं। उस 250 मार्क्स के लिए हम 4 महीने देते हैं, लेकिन ऐसे के लिए हम 15 दिन भी नहीं देते। और मैं आपको एक चीज बता दूं, गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर आप ऐसे को मुश्किल से मुश्किल ढंग से 15 दिन दे दो तो आपके 250 में से 160 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद 161 स्कोर किया हुआ है मेरा ऐसे में आउट ऑफ 250 इन यूपीएससी। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको चीज, 161 मार्क्स बहुत रेयर होते हैं, इट्स वेरी रेयर। और दे आर द बेस्ट मार्क्स एक्चुअली। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत की थी मैंने, उसका मेरे को रिजल्ट जो है वो मिला था। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जितनी तुम बाकी जीएस के पेपर्स में मेहनत करते हो उससे थोड़ी सी ज्यादा इस पेपर में कर लो। ऐसे में तो इतना शानदार और इतना जबरदस्त स्कोरिंग होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। खैर, वापस से कि पहले क्या किया था उन्होंने, सेक्शन ए और बी में से एक सेक्शन फिलोसफिकल रख रहे थे पहले 2017-18 के टाइम पे, लेकिन 19 के बाद से उन्होंने क्या किया 20 में कि उन्होंने दोनों ही सेक्शंस में फिलोसफिकल जो टॉपिक है वो देना शुरू कर दिया। और इस बार बिल्कुल सेम ट्रैक पे रहे हैं वो। दोनों में ही सेक्शन जो है, मेजोरिटी जो टॉपिक्स है, मेजोरिटी क्या मतलब, कोई बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक नहीं है। वो चाहते हैं कि आप वहां ऑन द स्पॉट जो स्टेटमेंट है उसको समझो, उसको कॉम्प्रिहेंड करो, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करो और फिर उसके बाद उसके अलग अलग डायमेंशंस को समझ के आंसर लिखो, यानी ऐसे लिखो। तो मोस्ट ऑफ द जो एसेज थे टॉपिक्स दिस ईयर वर फिलोसॉफिकली, मैंने बता दिया, एंड ओपन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। कोई भी इंटरप्रिटेशन होती है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है वो तो अपन जब ऐसे की क्लास करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैं हल्का सा आइडिया दूंगा कि कहाँ क्यों किस लिए पूछा गया है। ठीक है। और कैसे अप्रोच किया जा सकता था, या फिर ये बताऊंगा कि अब आगे आपको जब ऐसे की तैयारी करनी है तो कैसे और क्या करना है। ठीक है। However, considering the philosophical base of the questions, most candidate found the questions tricky. तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भी ऑब्वियसली it is tough until unless you are not well prepared, you are not clear with your thoughts. It is tough to write an essay. See, writing an answer is different. Writing an essay is very different. आपको, मैं इसको कहता हूँ, आपको अपनी आत्मा उतारनी पड़ती है। मेरा मेरा ये मानना है कि ऐसे में आप अपनी आत्मा उतारते हो, जो आपके अंदर है ना, पूरा सोल खोल के रख देते हो।
जो आपके विचार हैं किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी टॉपिक या किसी भी इसे कहते हैं किसी भी इश्यू के प्रति, वो आप वहां बिखेर देते हो। जैसे कहते हैं ना कि हाथ में गेहूं का दाना और यूं बिखेर दिया आपने, एक एक दाना पहचाना जा सकता है वहां पे। तो आप जब ऐसे लिखते हो, दोनों ऐसे, और वो भी जब फिलोसॉफिकल ऐसे लिखोगे, तो और आप एक चीज नोट करो, इसीलिए अब बाद में जो ऐसे आ रहे हैं उन पे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैंने दोनों ही ऐसे फिलोसॉफिकल पढ़ लिखे थे। कोइंसिडेंटली या इंटरेस्टिंगली मेरा ऑप्शनल जो था फिलोसफी था, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलोसफी ऑप्शनल होने के कारण ये आसान नहीं है, क्योंकि फिलोसफी ऑप्शनल के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसे का पेपर आपके जीएस के अकॉर्डिंग चलता है, दोनों में डिफरेंस है। तो जीएस के पेपर यानी ऐसे की थीम को समझ के एक जनरल स्टडीज के रूप में उसे लिखना डिफरेंट है। मैं फिलोसफी का ज्ञान नहीं लिख सकता उसमें सारा, बट हाँ, फिलोसफी ने मुझे इसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मदद की, मुझे आसान रखा चीजों को। दिस इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि इससे मैं कॉम्प्रिहेंड कर पाया चीजों को कि हाँ यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके कहने का मतलब है, क्या इसका इम्प्लीकेशन आ सकता है। ठीक है, तो इट वॉज नॉट इजी टू राइट 1000 words ऑन ईच टॉपिक्स विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट। 3 घंटे में उस टॉपिक को भी अपन बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो अल्टीमेटली यूपीएससी हैज एंश्योर्ड दैट ऐसे टॉपिक्स वर मच डिफरेंट फ्रॉम द जीएस क्वेश्चन। तो ये खास बात है। पहले क्या हो रहा था कि ऐसे में ऐसे टॉपिक आते थे जो जीएस से सिमिलर ट्रैक पे होते थे, लेकिन अभी डिफरेंट है। जिसने देख लिया उसको ठीक है, पेपर पता होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा भी मैं दिखाऊंगा पेपर, बताऊंगा। ठीक है। A philosophical theme is clearly evident in most of the essay topics in section A as well as B। मैंने पहले भी बताया कि पहले क्या करता था, एक सेक्शन फिलोसॉफिकल रहता था, चारों ही टॉपिक। एक सेक्शन में वो सिंपल इन द सेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, एक टेक्नोलॉजिकल होता था, एक इकोनॉमी के बेस पे होता था। तो ऐसे ऐसे इंसान अपने थोड़ी समझ के हिसाब से लिखाता था। लेकिन इस बार उन्होंने किया कि दोनों ही सेक्शंस में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी फिलोसॉफिकल टच दिया है। ये ही थीम पिछली बार 2002 में 2020 में 2020 में भी थी, लेकिन इस बार थोड़ा क्लियर कर दिया कि हाँ दोनों में ही मैं फिलोसॉफिकल दूंगा। पहले क्या था, हल्का सा टच ये था कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली यूपीएससी क्या चाहता है बच्चों से, ये आपको समझ में आ गया कि आप अपनी सोच समझ के बिल्कुल अंडरस्टैंड करो, कॉम्प्रिहेंड करो, आप क्या समझते हो उस चीज को लिख के आओ। तो ये कहानी है। अब चलते हैं अपन और थोड़ी सी हल्की सी बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट से उसने ये नहीं पूछा जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो, बल्कि उसने क्या पूछा कि आपकी राइटिंग स्किल चेक की। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल टॉपिक थी, और फिर उन्होंने बोला कि आप क्या बोलोगे। जैसे आशु भाषण होता है ना, ठीक है, आशु भाषण को क्या कहते हैं, एक्सटेम्पो। हाँ, एक्सटेम्पो होता है कि आपके पास एकदम से, जैसे अभी यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग में एक एक्सटेम्पो, वो लकीली मेरी उसमें सेकंड रैंक आ गई। तो उसमें मेरा एक्सटेम्पो का टॉपिक था पॉजिटिविटी एंड पेशेंस। इट वाज जस्ट टॉपिक, दैट्स ऑल। ये 3 वर्ड्स है, पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, और इसमें आपको बोलना है। तो ऐसा ही है, इट्स लाइक एन एक्सटेम्पो। आप उस वर्ड को कितना अच्छा समझते हो, उस वर्ड के कितने डायमेंशन आप पकड़ सकते हो, और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से के ना धागा बंधा हुआ माला बनाते हो, पिरोते हो, फूलों को पिरोते हो, जो हीरे मोती हैं उनको एक सुंदर माला बनाते हो और यूपीएससी के गले में टांगते हो। लो साहब, आपका सम्मान हमने कर दिया, प्लीज गिव मी सम मार्क्स। तो दैट्स द वे। तो अनटिल अनलेस यू आर नॉट क्लियर विद कि भाई सुई और धागा कैसे है, किसी फूल को कैसे उसमें पिरोना है, कौन सा फूल कहाँ लगाना है, ठीक है, क्योंकि फूल तो बहुत सारे हैं आपके पास हिस्ट्री के फूल भी हैं, आपके पास ज्योग्राफी के फूल भी हैं, फूल मतलब फूल, फ्लावर्स। आपके पास सोसाइटी के फूल भी हैं, आपके पास आर्ट एंड कल्चर के फूल भी हैं, आपके पास पॉलिटी के फूल हैं, आपके पास आईआर के फूल हैं, आपके पास गवर्नेंस के फूल हैं, आपके पास एथिक्स के फूल हैं, आपके पास इकोनॉमी के फूल हैं, आपके पास साइंस टैंक के फूल हैं, ठीक है, आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी के फूल हैं, दुनिया भर के फूल हैं। कौन सा फूल कहाँ लगाना है, माला कैसे सुंदर लगेगी। जैसे अब देखो, मैं तुम्हें समझाते हुए भी कितने फिलोसॉफिकली चीज तरीके से चीज समझा रहा हूँ ना, एनालॉजी के थ्रू। ऐसे ही आपको वहां समझ के ऑन द स्पॉट चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। तो ये कमीशन ने थोड़ा फोकस शिफ्ट किया है, उसका रीजन यही है कि सच्चाई निकालो भैया, ऐसे आसानी से काम चलेगा नहीं। इस बार जो थे वो सब स्पॉन्टेनियस सोचना है, जाके कॉम्प्रिहेंड करना है, उनको लिखना है, और उस 3 घंटे में लिखना। सबसे जरूरी बात है वो ये है।
तो आई होप कहानी तो आपको पूरी समझ में आ गई। अब देखो, पहले अपन डिस्कस करते हैं कि पेपर में आया क्या। पहला है, इसने इन्होंने लिखा है, देखो 1000 से मतलब 1000 से 1200 है, तो 900 से 1000 इसलिए मैंने बोल दिया। इससे कम लिखोगे तो दिक्कत होगी। साफ साफ लिखा है इसने, वन फ्रॉम ईच। ऐसा नहीं कि इन चार में से दो लिख दो, नहीं, इस चार में से एक लिखना है और इस चार में से एक लिखना है। और 125 मार्क्स के हैं हर ऐसे, तो 250 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। पहला ऐसे है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। हिंदी में इन्होंने लिखा, आत्मसंधान, सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। ठीक। दूसरा, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ सुन के भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस पे ऐसे लिखना है। इतना आसान, तुम बताओ, इतना आसान है कि इस पे ऐसे लिखना। नेक्स्ट है, इच्छा रहित होने का दर्शन, काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है जबकि भौतिकता माया है। ठीक है। फिलोसॉफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपिया। यूटोपिया मैंने जब अपने एथिक्स पढ़ाया तो तुम्हें बताया, वाइल मेटेरियलिज्म इज ए शिमेरा। द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल। अब ये हीगल साहब की इन्होंने फिलोसफी डाल दी। ये हीगल साहब थे, जर्मन फिलोसफर थे, बहुत ही रेशनल, मतलब रेशनलिज्म के हाइट्स के फिलोसफर थे। और उनका स्टेटमेंट है ये, द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल। तो मतलब आप भी सोचो, तो हो सकता है मुझे भविष्य में लगता है कॉजितो एर्गो सम आ जाए, आई थिंक देयर फॉर आई एम, या फिर कभी ये आ जाए कि सत्ता दृश्यता है, ऐसे इस पे थे, और ऐसा स्टेटमेंट है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अब तो मुझे इसको देख के तो ये लग रहा है कि इट इज एनीथिंग इज पॉसिबल। दे आर गोइंग डीप इन द फिलोसफी, दे आर गोइंग डीप, वेरी डीप। ठीक है। खंड बी की अगर बात करूं, हाँ, खंड बी में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा कि अगर हल्का सा भी समझ सकते हो तो आप ये ना, ये वीकर सेक्शन सोसाइटी, उस पे थोड़ा फोकस है। कैसे? पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो साइंस एंड टेक आ गया इसमें। ठीक है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में, तो मतलब हिस्ट्री। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियां भी होती हैं। ठीक है। तो ये 8 टॉपिक हैं, इन पे ऐसे लिखा जाना था। अब बात करते हैं पहले टॉपिक की। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आदमी डिपेंडेंट हो गया है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है कि मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए भी मैं दूसरों पर निर्भर हूं। और आउटसोर्स, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, तो आपके आज की तारीख में सोशल मीडिया वाला एग्जांपल समझ रहे हो। तो ये पेरिनियल थीम है यूपीएससी की, हमेशा से सतत है, चलती आती कि चैलेंजेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन पे। ये थीम है यूपीएससी, इस पर बहुत स्ट्रिक्टली मेंस में, जीएस में भी किसी क्वेश्चन पेपर में पूछता है, और यूपी ऐसे में भी कहीं ना कहीं रिलेट कर ही देता है वो। साथ ही साथ गांधी जी के 7 सिंस की अवधारणा अपन ने एथिक्स में पढ़ी थी, जिसमें साइंस विदाउट कंसाइंस। ठीक है। वो एक क्वेश्चन आता है। तो यहां पर भी टेक्नोलॉजिकल आउटसोर्स करने का मतलब है कि आदमी मशीन हो गया है। वो खुद का, इसे कहते हैं ना, मुझे अपना अज्ञान का ज्ञान है। ठीक है, सोक्रेटिस का स्टेटमेंट है। तो मैं अपने अज्ञान का ज्ञान अब किसी और से करा रहा हूं। ठीक है। तो ये इस थीम पे था। तो इसमें आपको बताना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि डू यू एग्री विद दिस और नॉट। ठीक है। फिर आपको बताना है कि इफ यू एग्री देन व्हाई यू आर एग्री, एंड देन यू हैव टू गिव एग्जांपल, यू हैव टू प्रूव योर ओपिनियन कि यार हाँ, यही बात सही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर आप हो सकता है एंड में जाके ये भी लो कि नहीं, कुछ मामलों में ऐसा नहीं है, और कुछ मामलों में जो टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो रहा है, वो बिल्कुल ही ह्यूमैनिटी को, उसको खत्म नहीं कर रहा, ह्यूमैनिटी को उसमें कहीं ना कहीं कुछ एनरिच कर रहा है उसको। तो ये भी डायमेंशन आप ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, आपसे कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन आपसे, मतलब अगर आप किसी से पहली बार मिलें, ऐसे साइकोलॉजी की ट्रिक है ये, आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप एक परसेप्शन होता है, पहला फर्स्ट परसेप्शन, विदाउट नोइंग दैट पर्सन, हिम, हम, हर और एनी ट्रांसजेंडर। आपका एक सोच होता है कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा होगा, विदाउट उससे बात करो, उससे जाने, एक है ना, देख के कुछ हमारे मन में जो विचार आता है ना, वो होता है फर्स्ट इंप्रेशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो आपका अध्यारोपण होता है।
इम्पोजिशन होता है कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं, या तो आप वैसा बनना चाहते हैं, या आप वैसे हैं, या आप उस इशू को ओवरकम करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं वो चीज आपसे जुड़ी हुई है, तो आप उसको सुपर इम्पोज करते हैं, यानी अपने व्यक्तित्व से संबंधित किसी वस्तु को आप दूसरों पे सुपर इम्पोज करते हैं। तो योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, दिस स्टेटमेंट सेज दिस, एंड माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। तो लेकिन जब आप, ये तो हो गया कि आप दूसरों को क्या देखते हैं, जब आपसे कोई व्यवहार करता है तो आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, देखो रिएक्शन और रिस्पॉन्स में डिफरेंस होता है। मैंने अपने एथिक्स वाले क्लासेस में तुमसे ये टर्म की डेफिनेशन लिखवाई भी है कि जब मेरा रिएक्शन होता है ना, वो मेरी अपने आप की अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस अपन ने पढ़ा है, करेक्ट। तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगा, वो मेरी अवेयरनेस ही तो है। मैं अपने आप को जानूंगा तभी तो उस जो आपने बात की उसको सही से रिएक्ट कर पाऊंगा। मेरा संस्कार, हिंदी में जो लिखा है ना, मेरा संस्कार है, मतलब मेरी गतिविधि है, मैंने जो सीखा है आज तक जीवन में, मेरी अवेयरनेस है, मेरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ है, दैट शोज इन माई रिएक्शन, दैट शोज इन माई रेस्पॉन्स। तो ये इसकी थीम है। और ये आज की तारीख में भी कंटेम्प्रेरी टाइम पे काफी ज्यादा गोइंग अराउंड, और कोच बॉबी जो हैं फेसबुक पे एट्रीब्यूट दी जाती है। तो ये तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट अगर तुम्हें नहीं पता है, डजंट मैटर एट ऑल, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैंने हर टॉपिक में फैक्ट इसीलिए डाले हैं कि भाई ये फैक्ट यहाँ से आए हुए हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स टू सिंपली वी डोंट सी द वर्ल्ड एज दे आर बट एज वी आर। जैसे हम हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं, एंड वी रिएक्ट इंस्टीड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स में समझा चुका हूं तुम्हें। तो ये इसकी थीम ये थी, तो आपको इसमें ही बताना था, इसमें भी आपको ये बताना है कि भाई आप डू यू एग्री और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंट्रोडक्शन है, ऐसे जब लिखा जाएगा वो तो मैं समझा दूंगा कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखना है। मैं तुम्हें थीम समझा रहा हूँ कि इस ऐसे की थीम क्या है, और इसमें आपके ओपिनियन जो है अल्टीमेटली फैकल्टी को लगना क्या चाहिए, कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों करते हैं, ये भी ऐसा है। नेक्स्ट है, जो थर्ड और फोर्थ ऐसे थे वो कहीं बहुत ही डायरेक्टली फिलोसॉफिकल ऑप्शनल जो है उससे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल, जो है वो तो फिलोसफी ऑप्शनल में आप ये मानो हर दूसरे साल आता है, एवरी सेकेंड ईयर ये क्वेश्चन बन के आता है। लेकिन आज की तारीख में आप इसे कोविड-19 और रिलीजियस और टेक्नोलॉजी, ये सारी जो चीजें हैं उनके साथ जोड़ के भी डाल सकते हो कि रियल क्या, रेशनल मतलब जो विवेक के अनुसार कार्य किया जाए वही सही है, वही उचित है, वही वास्तविक है, ठीक है। अगर आप मन, इच्छा और इमोशंस के साथ जो करोगे वो उचित नहीं है, सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनरियल। तो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले था फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन while materialism is a chimera. Ultimately the point is, यूटोपिया जो राज्य है, यूटोपिया मतलब काल्पनिक, नाम ही यूटोपिया है। यूटोपिया एक ऐसा राज्य जैसे राम राज्य गांधी वाला कह सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा बहुत ही, कि सब कुछ ही बढ़िया, सब परफेक्ट हो, सब आनंद में हो, किसी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, सारे अधिकारों का आनंद के, तो वो यूटोपिया। तो ये कहना चाहते हैं कि कोई इच्छा ही ना हो किसी की। वांटलेसनेस का मतलब होता है कि आपको कोई विश या डिजायर ना हो, ठीक है। तो वो यूटोपिया है, वो एक काल्पनिक दृष्टिकोण। साथ ही साथ जो मेटेरियलिज्म है, नहीं भौतिकतावाद जो है, वो क्या है, माया है, झूठ है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि हाँ भाई ऐसा संभव नहीं है। कैसा संभव नहीं है, कि इच्छा हो ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन है, मैन इज ए मतलब सोशल एनिमल, और मैन में इमोशंस एंड रेशनल दोनों ही चीजें होती हैं, तभी जाके वो मनुष्य है, ठीक है। अगर उसमें इमोशंस नहीं है तो कहाँ, कुछ भी नहीं है, वो तो मनुष्य थोड़ी हुआ, वो मशीन हो गया ना। मशीन भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक मशीन बना दोगे तो वो सेम ही हो गया। अगर इमोशंस नहीं है तो पहली चीज क्या हो गया, यूटोपियन हो गया, काल्पनिकता है। लेकिन केवल और केवल मैं मेटेरियलिज्म की बात कर दूं तो भी झूठ है ना, वहां पे भी तो इमोशन नहीं आ रहे, वहां पे भी तो मैं केवल मोबाइल, लैपटॉप और ये खाना पीना, इन सब चीजों में फंसा हूं, तो वो भी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रूथ, दैट इज शिमैरा, माया है। फिर अपन इसमें गांधी की साधन साथ लेके आ सकते हैं, गांधी जी की अपनी इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। मेटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जिसके अगेंस्ट है, वो सब चीजें समझाई जा सकती है, बताई जा सकती हैं। तो ये इसकी थीम थी, ये इसका आइडिया था। नेक्स्ट है, रियल इज रेशनल, रेशनल रियल, तो मैंने थोड़ा डिटेल भी लिख दिया है।
क्योंकि ये मैं तो पहले पहले ही बता चुका हूँ पिछले वाले में। तो कोट किसके द्वारा है? हीगल के द्वारा, ठीक है। हीगल ने बताया, और हीगल का क्या कहना है कि समथिंग अगर कोई वस्तु वास्तविक है, ठीक है, समथिंग कैन बी रियल येट इट इट मे नॉट एग्जिस्ट। किस हिसाब से है? ऑल्सो समथिंग मे नॉट बी रियल, इट मे स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर हीगल रियलिटी डज नॉट मीन एग्जिस्टेंस, से फर्क नहीं है। जो भी मेरे दिमाग में, जो भी मेरा बुद्धि सोचती, जो भी रेशनल है, एक्चुअली वो रियल, ठीक है। रियलिटी का मतलब ये नहीं कि रियलिटी तब है कि भाई ये गिलास है तो ही रियलिटी है। अगर मेरे दिमाग में इसका विचार है, जो रेशनलिटी मेरी कहती है, तो भी वो वास्तविक है। ये तो है इसका इंटरप्रिटेशन, लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं हमें इस इंटरप्रिटेशन चाहिए। आपके हिसाब से इसने, आपके हिसाब से इसको क्या समझ में आता है कि यार जो विचारणीय है, जो सोचा जा सकता है, यार जो इसको हिंदी में कहेंगे कि जो सत्य है, ठीक है, रियलिटी है, ठीक है। याद करो सच्चिदानंद, मैंने बताया था सच नहीं, ट्रुथ, इसको ट्रुथ से भी ले सकते हो तुम, ठीक है। ट्रुथ ट्रू नहीं होता, ही ध्यान रखना, ट्रू नहीं है, ट्रुथ की बात है, सत्य की बात है। तो जो सत्य है ना, वो ही रियल है, ठीक है। वो तुम्हें समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं आया तो छोड़ देना, जो सारे ऐसे नहीं कर सकते हैं, सारे ऐसे नहीं किया जा सकते। पहले तीन ऐसे तो अपन को समझ में आ गए थे क्या लिखना है, ठीक है। और इसमें ये मैं बता दूं तुम्हें, कांट और उनकी बड़ा ही एक दूसरे का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था, दोनों ने एक दूसरे को किया, ठीक है। और एरिस्टोटल और कांट, इन तीनों की ही रेशनैलिटी, रेशनल क्या है, एरिस्टोटल, हीगल एंड कांट, इन तीनों का बड़ा ही अपने अपने डेफिनेशंस रही है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया कि कोविड 19 के पर्सपेक्टिव में भी रख सकते हो। जैसे कई लोगों ने सोचा ना कि असली वायरस है या क्या इम्पैक्ट होगा, या रिलीजन, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, इससे ये हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हो इस चीज को। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, सीधी सी बात है, मदरहुड की बात है इसमें। एक वुमेन जो बच्चा पाल रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो ही इस संसार, इस विश्व का निर्माण करती है। सीधी तो अल्टीमेटली क्या है, बच्चों को जो संसार दिया जा रहा है, मतलब बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, वो भविष्य का निर्माण करता है। कहाँ सरल है। अब देखो एथिक्स का पहला टॉपिक क्या है? रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग गुड वैल्यूज, ठीक ऐसा है ना? तो यही तो है, और क्या पूछा है इसने। इट्स वॉज एन इनडायरेक्ट ऐसे ऑन द रोल ऑफ वुमेन, मदर एंड चाइल्ड, सीधी सी बात है, एक माँ का बच्चे पे क्या प्रभाव होता है उसको पूछा उसने। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट डिस्कस, दैट इज ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या क्या आएगा? वुमेन इक्वालिटी भी आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। गांधी का वो स्टेटमेंट भी आएगा कि एक आदमी पढ़ता है तो एक आदमी ही पढ़ता है, एक स्त्री पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। ये इस कोटेशन से शुरू कर सकते हो आप, ये ऐसे पता है तुम्हें एग्जैक्टली सटीक कैसे। अभी मेरे को बताते बताते ये दिमाग चला मेरा, सही बताऊं मेरे को नहीं था तब। अभी जब मैंने पढ़ा है उसमें तो मेरे एकदम से आया कि हाँ ये परफेक्ट है, परफेक्ट टॉपिक है ये। इस पे परिवार पढ़ाने की तो बात है, रूल्स द वर्ल्ड, परिवार पढ़ गया तो रूल्स द वर्ल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज है। और वैसे अगर आप बात करो तो इट्स अ पोएम बाय विलियम रॉस वॉलिस दैट प्रेजेस मदरहुड एज अ प्रीमिनेंट फोर्स ऑफ चेंज इन द वर्ल्ड। पहली बार कब पब्लिश हुई थी? 1865 में, अंडर द टाइटल व्हाट रूल्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब इसमें ये मालूम होना आवश्यक नहीं है, यही कह रहा हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, पता है, अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, बढ़वा दो। व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, पहले भी कह चुका हूं कि यूपीएससी साइंस एंड टेक और ह्यूमैनिटी, इनसे बहुत ज्यादा, और साइंस एंड टेक एक्चुअली क्या है उससे ज्यादा रिलेट करके बहुत सारी चीजें जोड़ती है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज नथिंग बाय, हमारे पास एक नॉलेज है, हम उस पर ट्राई तो करते हैं कि यार ये तरीका कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, कोविड 19 के टाइम पे कितने लोगों ने वैक्सीन बनाने की कोशिश की ना, तो वो रिसर्च ही तो थी, वैक्सीन की रिसर्च थी। तो हमारी नॉलेज कहती थी कि वायरस ऐसा है, वायरस का आउटर बॉडी जो ऐसा है, लिपिड है, प्रोटीन है, जो भी कुछ है, इनर बॉडी ऐसा है, उसका जो आरएनए है वो ऐसा है। अब हम क्या करते हैं कि उस नॉलेज के बेस पे हम सम हिडन ट्रायल कर रहे हैं। इट्स अ ब्लाइंड डेट, यार ये तरीका कि हम जानते नहीं है कि क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या परिणाम होगा, लेकिन वी आर ट्राइंग, तो दैट इज रिसर्च। और
कोट किसका है? विलियम हार्वे का है। विलियम हार्वे 1961 में हुए थे और वो सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर थे। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज, वापस से इसको जानने की जरूरत नहीं है ये किसका स्टेटमेंट था और क्या है। द पॉइंट इज, आप उस इंटरप्रिटेशन को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। जैसे कोविड-19 वायरस या फिर जो वैक्सीन है उसके बारे में मैं तुम्हें एक डायमेंशन लेके समझा दिया, ठीक है। हो सकता है कोई कोट से तुम शुरू कर सकते हो या कुछ और विचार भी ले सकते हो। जैसे मार्टिन लूथर किंग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कोई स्टेटमेंट है, या बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, वो मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन है, साइंस एंड टेक पे है खास तौर पे। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। और ये साहब हमारे कार्ल मार्क्स साहब है, उन्होंने कहा कि भैया देखो, हिस्ट्री को तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किए उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से तो शोषण हुआ ही है सबका, ठीक है। जो बुर्जुआ सर्वहारा वाली बात करते हैं, तो बुर्जुआ का शोषण होता है, किसी शोषण मतलब एक्सप्लोटेशन, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कारण से होता ही रहा है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी का मतलब, ट्रेजेडी का मतलब क्या है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था भैया। जो हिस्ट्री है वो ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी। वो कैसी होनी चाहिए थी? वो अच्छी होनी चाहिए था, तो इट वाज अ ट्रेजेडी। लेकिन द पॉइंट इज, सेकेंड एज ए फार्स का मतलब है कि भैया फिर भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे हैं। तुम कार्ल मार्क्स की फिलोसफी थोड़ी सी पढ़ोगे तो उसमें बताया कि हर बार 4-5 बार ऐसे फेजेस आ चुके हैं कि शोषण होता है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। निजी संपत्ति, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, उसके बाद क्या सामंतवाद आया, सामंतवाद ये पूंजीवाद आया, और अब क्या आ रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने बताया है। तो थोड़ी सी फिलोसफी तो पढ़ना जरूरी है इसका मतलब, ठीक है। जो थिंकर्स फिलोसोफर्स जो हैं पेपर एथिक्स 4 में, वो सब तुम्हें यहाँ काम आएंगे, ठीक है। तो ये इनका मतलब है। और अल्टीमेटली क्या है? डार्क ह्यूमर, इसे ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो अब थोड़ी सी चर्चा मैं वैसे कर लेता हूं कि आप लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए एथिक्स के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। पहली चीज है, आप सीरियस हो इस चीज के बारे में कि एथिक्स का, सॉरी, ऐसे का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि पेपर 1 4 महीने में पूरा नहीं होगा तुम्हारा, मैं बता दूं तुम्हें। फिर भी उस 250 नंबर के लिए हम 4 महीने देते हैं। ऐसे का पेपर 250 नंबर का है, हम 15 दिन नहीं देते। तो बी सीरियस। सेकंड, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब आप लिखो तो सही, ऐसे लिखना शुरू करो। कई बच्चों को क्वेश्चन, सर लिखेंगे यार, कुछ तो लिखो। 500 वर्ड्स का ऐसे, 500 वर्ड्स का ऐसे लिखो ना। नहीं, ये 250 वर्ड का ऐसे लिखो, कुछ तो लिखो, राइट समथिंग। जब लिखना शुरू करोगे, दिमाग में प्रेशर आएगा, तब लगेगा ना यार कुछ आ नहीं रहा थॉट, तो सोचोगे, याद करोगे, तो लिखोगे। तो इसलिए प्लीज प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। साथ ही साथ आज की तारीख में इन टॉपिक्स को देख के ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपर होना चाहिए, उसको पॉलिशिंग करनी है आपको कि यार ओके, इसका मतलब, इसका कॉम्प्रिहेंशन का मतलब उसको समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना। तो जब तक आप किसी स्टेटमेंट को अच्छे से समझोगे नहीं, साथ ही साथ एनालिटिकल स्किल जो है आपकी, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ आप एक आदत डालो कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऐसे हैं वो पढ़ो, कहीं सही इंटरनेट पे ब्लॉग्स पढ़ो, कुछ करो। प्लीज बी प्रिपेयर दिस टॉपिक, ठीक है। सेकंड, इसके अलावा कुछ थिंकर्स और फिलोसफर्स हैं, उन पर थोड़ा स्पेशल फोकस करो। जैसे कांट है, मैंने तुम्हें तब भी बताया, वो गांधी है, एक्विनास है, लॉक है, नीशे है, मार्क्स है, ठीक है। ये जो थिंकर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से आपको तैयार करना है, पढ़ना है इनको कि यार ये कहा क्या है, क्यों कहा है, क्योंकि हो सकता है अगली बार ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कहा जाए, ठीक है। कांट का स्टेटमेंट है, पता नहीं, नोबडी नोस। साथ ही साथ इसके अलावा क्या होता है कि आपको ना थीम को पकड़ना आना चाहिए, एक्चुअली वो क्या कह रहा है, एक्चुअली यूपीएससी कहना क्या चाहता है। जब तक थीम अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। उसके अलावा लिंकिंग, जो ऐसे का पेपर उसको बाकी 4 जीएस के पेपर से उनके साथ लिंक करना आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ब्रॉडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन रखना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत लिमिटेड डायमेंशन, ठीक है। जितना बड़ा, जितना विशाल आप सोच सकते हो कि यार सर ये तो लीगल डायमेंशन भी लिया है, ये तो पॉलिटिकल डायमेंशन भी लिया है, ये तो इकोनॉमिकल डायमेंशन भी लिया है, ये एथिकल डायमेंशन भी लिया है, ये सोशल डायमेंशन भी लिया है, ये एनवायरमेंट का डायमेंशन भी लिया है, ठीक है। ये कल्चरल डायमेंशन भी लिया है, ये पर्सनल डायमेंशन भी लिया है, समझ रहे हो।
ये अमेरिका का एग्जाम्पल भी लिया है, ये फिर यूरोप का एग्जाम्पल भी लिया है, अफ्रीका का एग्जाम्पल भी लिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का भी एग्जाम्पल लिया है। जितना ब्रॉडेस्ट पॉसिबल उतना पॉसिबल। साथ ही साथ कोट्स प्रिपेयर करो। मैंने वैसे तो मैं बहुत सारे कोट्स दे ही दिए हैं। स्टोरीज लाओ, छोटी सी एनेक्डोट्स लेके आओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना वहां जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे में अवॉइड क्या करना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज है, एक्सट्रीम पोजीशंस आपको हमेशा अवॉइड करनी होती है, आप एक्सट्रीम पोजीशंस मत रखो। साथ ही साथ ऐसे को डायनेमिक बना के रखो, थोड़ा सा स्टाइल फ्लो चार्ट, कुछ ना कुछ क्या उसमें लगना चाहिए कि हाँ हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो आपका, ठीक है। साथ ही साथ फुल ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। ऐसा जब आप लिख रहे हो एथिक्स को छाप दो पूरी तरीके से। एथिक्स के जितने भी कीवर्ड्स है, मैं गोले लगाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, उनको छाप दो अच्छी तरीके से। उसके अलावा रियलिटीज ग्राउंडेड होनी चाहिए, डाउन ट्रोडन और जो वीकर सेक्शन है उसका उल्लेख होना चाहिए, उसके कल्याण की बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, और फिर अपन करेंगे धीरे धीरे ऐसे का, पढ़ेंगे अपन ऐसे तो। चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।